जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और उसमें आधुनिक काल में जो हिंदी गद्य की विविध विधाओं का आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है। तो गद्य की विविध विधाओं में एक विधा आता है उपन्यास विधा। तो इससे पूर्व हमने कहानी विधा पे चर्चा की थी और आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उपन्यास विधा से क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद है कि इससे पहले की जो वीडियो है आप लगातार उनको देख रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए हम उपन्यास विधा पे क्वेश्चन करते हैं। उपन्यास में पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित जो उपन्यास है, तो पहली बात तो ये उपन्यास उपसंहार जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उपसंहार काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। इस काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया जो उपसंहार है इसकी कथा वस्तु का आधार क्या है, तो इसमें जो है उपसंहार में महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं बल्कि उस द्वारकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के बाद उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पे देखिए अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ये उपन्यास अज्ञेय के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञेय ने इसकी रचना दो पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की है। तो ये आपको पात्रों को भी ध्यान रखना है कि कौन से में पात्र जो है योके और सेल्मा के माध्यम से जो है कथा का वृत्तांत बताया गया है। तो ये है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। और इसमें अपने अपने अजनबी में जो है यथार्थ बोध या जीवन की जो सच्चाई है उसके जो सच्चे पक्ष हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया गया। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये अस्तित्ववादी दरअसल ये होता है कि हम इस धरा पे हैं, इस पृथ्वी पे हैं, हमारा खुद का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या हम कहीं पे ठहरते हैं या नहीं, ये अस्तित्ववादी चेतना के बारे में बताता है। दो पात्र योके और सेल्मा के माध्यम से जो है अपने अपने अजनबी उपन्यास के बारे में यहाँ बताया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। उपन्यास और रचनाकार अलमा कबूतरी, छप्पर, मुक्ति पर्व, आवा और समक्ष इसके दिया गया है रचनाकार जयप्रकाश कर्दम, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, मोहनदास नैमी सारण्य। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास और रचनाकार का नाम दिया गया है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा, छप्पर है जयप्रकाश कर्दम के द्वारा, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमी सारण्य के द्वारा, आवा जो है चित्रा मुद्गल के द्वारा। तो अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छप्पर जयप्रकाश कर्दम, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमी सारण्य और आवा जो है ये चित्रा मुद्गल के द्वारा। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। देखिए शेखर एक जीवनी हमने इस चैनल पे करा रखा है और विश्वास मानिए उसको आप पूरा सुनिए, बहुत ही धैर्य के साथ, लंबा जरूर है पर मैंने बहुत ही शिद्दत से उसको बनाया है। इतना अच्छा उपन्यास है कि जीवन के काफ़ी जो पक्ष होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं वो आपको उसमें वो दृष्टि मिलती है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये सूक्तिपरक अभिमत किसने दिया है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकमल राय ने दिया है या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने या डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो देखिए शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ये सूक्तिपरक अभिमत जो है ये डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, ये डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा, समाज से उपेक्षित जो भंगी है, भंगी की जीवन गाथा उपन्यास में है। तो जुलूस है, मैला आंचल है, नाचो बहुत गोपाल, परिति पर कथा। नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना हुआ है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसराद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद औपन्यासिक कृति में नागर जी ने सहृदय कथाकार और सजग समाज शास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है।
तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पे है गिरिराज किशोर के द्वारा जो है तीसरी सत्ता उपन्यास लिखा गया है। तीसरी सत्ता लोक, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह में नीम के फूल, चार मोती बेयाब, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, ये देह किसकी है। नाटक देखे तो नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप, लघु नाटक मोहन का दुख। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 इस उपन्यास के लेखक कौन है? केशव प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद, भैरव प्रसाद, प्रभाकर माचवे। तो ये प्रभाकर माचवे के द्वारा 30, 40, 50 उपन्यास लिखा गया है। प्रभाकर माचवे के 3 उपन्यास दर्द के पैबंद, किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? फांस पंकज विष्ट, शिवमूर्ति, संजीव मिथिलेश्वर। फांस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देखिए फांस उपन्यास जो है, फांस उपन्यास के लेखक संजीव। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि देश भर में लगभग पिछले 2 दशक से बढ़ रही किसानों की फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक गांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल है जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया। देखिए ये कहीं ना कहीं कथानक आज के जीवन में है। जीएम फसल जो है उसके बारे में यहाँ पे चेतनापूर्ण ये बातें की गई है। फांस उपन्यास के लेखक पहले आपको ध्यान रखने के फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है कि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही जो किसान की आत्महत्याएं, आखिर उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। हालांकि उपन्यास में जो है फांस उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक गांव का चित्रण है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां हैं जिन्हें पहले जीएम फसलों के इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के साथ अत्याचार के कारण सीधे साधे किसान थे उनकी जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती गई। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, चौखट, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो देखिए कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। यानी जो कमलेश्वर जी है इनका नाम नई कहानी आंदोलन में जुड़े अगुआ कथाकार में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई, परंतु राजा निर्बंसिया 1957। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी 1957 में वे बहुत ही बड़े कथाकार बन गए से। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमढ़ी, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी एवं स्मारक आदि उल्लेखनीय है। चौखट उपन्यास के रचनाकार द्रोणवीर कोहली है। तो कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकार में उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी उनकी 1948 में प्रकाशित हुई, परंतु राजा निर्बंसिया 1957 से वे बड़े कथाकार बन गए। मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान। तो इसमें से जो मांस का दरिया है, नीली झील, तलाश, बयान, नागमढ़ी, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दे की दुनिया, कस्बे का आदमी में स्मारक आदि उल्लेखनीय है। कमलेश्वर की अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो कमलेश्वर की अन्य कृतियां उपन्यास 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि। नाटक देखें तो अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो इसमें से जो चंद हसीनों के खतूत वो किसकी रचना है? तो चंद हसीनों के खतूत जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। चंद हसीनों के खतूत इनके द्वारा लिखा गया है ये।
वर्ष 1927 में प्रकाशित वांडे बेचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग की बानगी प्रस्तुत है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? मराठी में। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बन गया है। उपन्यास और उपन्यासकार के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए महाभूज मनु भंडारी का उपन्यास है ना। महाभूज जो है ये मनु भंडारी जी का, उषा प्रियंवदा जी का नहीं है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अजय की डायरी देवराज वो किस विधा की कृति है? तो ये विधा उपन्यास की है। देवराज नंदकिशोर मूलतः चिंतक और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के तहत उपलक्ष्य में आता है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंदकिशोर की अन्य रचनाएं हैं पथ की खोज उपन्यास, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी उपन्यास, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, कविता संग्रह, प्रतिक्रियाएं, मैं वे और आप उपन्यास। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने की कथा है? तो वही है घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए जो विजन है उसको शब्दबद्ध करने का जो प्रयास किया गया है वो शेखर एक जीवनी के माध्यम से किया गया है। लाहौर जेल में जब वो रह रहे थे शेखर, तो लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके मन में उमड़ के आई उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। अज्ञे की ही शब्दों में घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य अर्थ एवं सिद्धि को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है जिसका मुख्य पात्र शेखर है। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है। उपन्यास तो है लेकिन ये जीवनी मूलक है जिसमें एक जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। यह पथ बंधु था ये उपन्यास के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता। यह पथ बंधु था 1962 उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। इनके अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, 2 एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 1979, भाग 2 1982। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, कंकाल, तितली, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इसमें कंकाल है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो इसमें कंकाल जो है ये प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है जिसमें समाज की त्याज, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है दुखम सुखम, और दुखम सुखम जो लिखा गया है ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है। दुखम सुखम 2009 उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997, दौड़ 2000 और अंधेरे का ताला 2009। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये सही नहीं है। महाभोज मनु भंडारी सही है। तत्सम राजी सेठ, आवा चित्रा मुदगल की। और ये मुझे सूरज चाहिए ये गलत है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए, तो सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है मुझे चांद चाहिए उपन्यास लिखा है, बाकी मुझे सूरज चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, यहाँ पे दिया मुझे सूरज चाहिए लेकिन ये मुझे सूरज नहीं मुझे चांद चाहिए, किसका है? तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है। महाभोज मनु भंडारी का, आवा चित्रा मुदगल का, तत्सम राजी सेठ का। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक इनमें से मिथिलेश्वर हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार है झुनिया 1980, युद्ध स्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995, या अंत नहीं 2000, यो मेघ थी मुनीला। मिथिलेश्वर को
बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 की यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए 1983 के आसपास अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए। अब यहाँ पे देखिए खुद ही दिया है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। तो चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र वर्मा की अन्य रचनाएं हैं उपन्यास अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना सामी का वृक्ष, पद्मा पंखुड़ी की धार से कहानी संग्रह जहां बारिश नहीं, नाटक सेतुबंध, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के लेखक कौन है? इनमें से सुरेंद्र वर्मा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादम्बरी। शेष कादम्बरी जो उपन्यास है इनकी लेखिका है अलका सरावगी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। उनके अन्य उपन्यास कलिकथा, बाया पाई पास 1998, कोई बात नहीं 2004 और ब्रेक के बाद 2008। तो शेष कादम्बरी जो है अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया और इनके द्वारा ही कलिकथा, बाया बाईपास 1998, कोई बात नहीं 2004 और ब्रेक के बाद 2008। लालटीन की छत के लेखक कौन है? तो लालटीन की छत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो लालटीन की छत ये निर्मल वर्मा के द्वारा। लालटीन की छत 1974 एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास वे दिन 1964, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। तो लालटीन की छत ये निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया और लालटीन की छत 1974 में एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा और अन्य उपन्यास है वे दिन 1964, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 89, अंतिम अरण्य 2000। लालटीन की छत की रचना है मनु भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा। तो जो लालटीन की छत है, लालटीन की छत जो हो निर्मल वर्मा के द्वारा जो है रचित उपन्यास है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन ये किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन जो है ये उपन्यास विधा के तहत है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? निष्कवच। निष्कवच उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो राजी सेठ। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास तत्सम है। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल, यह कहानी नहीं कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन सा है? विषाद मठ, बीज, हुजूर, दुख मोचन। तो यहाँ पे बीज जो है अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 में, दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास हैं नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, सुख दुख 1969, भटियाली 1969। जुलूस जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे नाम दिया गया है जुलूस, नागार्जुन, कमलेश्वर मोहन, राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक, जुलूस 1965 में लिखा गया था और फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। जुलूस उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए जो शरणार्थी हैं उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो इनके अन्य उपन्यास में मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966 और पलतू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। रेणु का अधूरा उपन्यास है। इसमें आंचलिकता का वो रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या परिकथा में है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो आंचलिक जो उपन्यास शुरू हुआ है इसके प्रवर्तक किसे मानते हैं? नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र। देखिए आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में हम फणीश्वरनाथ रेणु जी को ही जानते हैं सही अर्थों में। और मैला आंचल है प्रति परिकथा में ग्रामांचल के जितने विशद और शवाक चित्रण देखने को मिलते हैं उतने अन्य कहीं पे नहीं मिलते हैं।
और अतः हम फणीश्वर राम त्रेडू को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक मान सकते हैं। उन्होंने मैला आंचल लिखा, उसके बाद प्रतिपरी कथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व जो है नागार्जुन जी ने बलचनामा लिखा था। तो नागार्जुन जी का बलचनामा 1952 में प्रकाशित हुआ था, पर इसे आंचलिक नहीं कह सकते। यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं था, बलचनामा जो नागार्जुन जी का था उसमें भी था, परंतु जो मैला आंचल में है प्रतिपरी कथा में उतना ज़्यादा आंचलिकता उसमें विद्यमान नहीं था। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का हम पहला कौन सा मानेंगे? तो इसमें से मैला आंचल को पहला मानेंगे। मैला आंचल को हमने पूरा जो है इस चैनल पे करा रखा है, पूरा सुनिए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ये शरतचंद्र। आवारा मसीहा उपन्यासकार हैं, शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। इनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो अभी हमने बात की है शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार जो उपन्यास है, तो इसके बारे में बात करें तो ये निराला के द्वारा, चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास कौन से हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है वो राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? देखिए, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, और जो राग दरबारी है इसका रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर यानी नाट्य में रूपांतरण किया गया है। तो ये किसने किया? गिरीश रस्तोगी, शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, शांति मेहरोत्रा। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी है, राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण इन्होंने रंगनाथ की वापसी से किया है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? इनमें से जो राग दरबारी है इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना इनमें से श्रीलाल शुक्ल की रचना इनमें से कौन सा है? तो कटरा भी आरजू। कटरा भी आरजू जो है ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चित्रणासुख, उखड़े हुए लोग, तीसरा आदमी, सीमाएं टूटती हैं। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है कौन से? देखिए, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आत्मी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999। तो श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है इसमें से? सीमाएं टूटती हैं। और सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 62, राग दरबारी तो इनके ही द्वारा, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ही सूनी घाटी का सूरज 1957 में लिखा गया, अज्ञातवास 62 में, राग दरबारी 68 में, आदमी का जहर 1972 में, सीमाएं टूटती हैं 73 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 87 में, विश्रामपुर का संत 1998 में, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 में, राग विराग 2001 में, चित्रणासुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर तथा उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है, तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास का नाम क्या है? सरकटी लाश। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी नहीं। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो उनके प्रसिद्ध उपन्यास में अ स्टडी इन स्कारलेट 1987 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राव 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900, बेकसूर की फांसी 1900। तो जो जासूसी उपन्यास के प्रवर्तनकर्ता थे वो गोपाल राम गहमरी, और गहमरी जी अंग्रेजी उपन्यासकार श्री सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे, यानी गोपाल राम गहमरी जो प्रभावित थे सर आर्थर कॉनन डॉयल से। उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कारलेट 87 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900 में, बेकसूर की फांसी 1900 में, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजालिक जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, खूनी का भेद 1910, गुप्त भेद 1913। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर इनका ना सब वैसा ही है, बिल्कुल सरकटी लाश। अब इसको याद भी करेंगे,
हाँ, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए ट्रिक भी लेके आने वाले कि चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करें, क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ी अगर आप देखें हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा संकट है कि ना ढेर सारी वो रचनाओं को कंठस्थ कैसे करें। तो एक थीम वाइज इसको रटिए तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने गोपाल राम गहमरी को ले लिया, तो हमें ये पता चल गया कि इस व्यक्ति के द्वारा जो इनका प्रकृति है वो किस प्रकार का लेखन का प्रकृति है, बस हमें ये याद रहे तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे जब 4 ऑप्शन हमारे सामने रहेगा। यहाँ पे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि विस्तृत उत्तर लेखन करना है, तो आपको सिर्फ पहचानना है जो आपके सामने परोसा जाए। तो हम ना कुछ इस तरीके से बात करने वाले हैं, जल्दी ही शुरू करेंगे वो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रचनाएं मेमोराइज कैसे हो। तो यहाँ पे देखिए, अभी इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करें, यहाँ पे बस ये मकसद है कि आप इससे रूबरू हो पाए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके आगामी एग्जाम में बनने वाले हैं और पहले आए हुए हैं। देखिए, झूला नट उपन्यास के रचनाकार है झूला नट। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है इसमें से? तो मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार, झूला नट जो उपन्यास है, उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदमनम 1994, चाक 1997, अलमा कबूतरी 2000, अग्न पाखी 2001, विजन 2002, काहे ईसुरी फाक 2004, त्रिया हट 2005 तथा गाहे गुनाह बेगुनाह 2011। चाक उपन्यास की लेखिका है, चाक जो उपन्यास है इसकी लेखिका है तो मैत्रेयी पुष्पा चाक की। कट गुलाब किसकी रचना है? यहाँ पे देखिए, जो कट गुलाब है किसकी रचना है? तो कट गुलाब जो है मृदुला गर्ग जी की रचना है, कट गुलाब। कट गुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इनकी अन्य रचना 1996 में की गई। इनके अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित कोबरा 1979, अनित 1980, मैं और मैं 1984, मिलजुल मन 2009। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका इनमें से जो है मृदुला गर्ग जी है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। महाभोज 1979 मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार का उपन्यास है। तो महाभोज ये भी इस चैनल पे हमने कराया, बहुत ही अच्छा है कि राजनीति जो है व्यक्ति को किस हाशिए तक अगर देखे तो एकदम नदारद कर देता है, व्यक्ति की कीमत नहीं रह जाती है और कैसे बंदर बाट होता है राजनीति के चक्कर में सब कुछ। तो ये जो बहुत ही अच्छा मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है महाभोज 1979 में, और एक तरीके से ये राजनीतिक उपन्यास है। इसका परिवेश व्यक्ति के आप पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास आपका बंटी 1971 तथा 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है इन्होंने। राजेंद्र यादव ये मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन है? तो देखिए, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया था 1 इंच मुस्कान। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो सहयोगी उपन्यास 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो मनु भंडारी के द्वारा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती के द्वारा। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास जो है आपकी जुबान पे होने चाहिए। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास, एक सूरजमुखी अंधेरे के इनका 1972 में और जिंदगी नामा 1979 में। तो ये जो कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और जिंदगी नामा 1979, विशेष प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में पंजाब की विगत सदी की जिंदगी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझा संस्कृति पर है? मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, हम हसमत, यारों का यार। तो कृष्णा सोबती की कौन सी कृति जिसमें साझी संस्कृति आपको दिखती है? वो जिंदगी नामा में। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू, इसके लेखक कौन है? तो वैशाली की नगरवधू के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। वैशाली की नगरवधू 1949 में लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो सोमनाथ 1954, वयम रक्षामः 1955। तो वैशाली की नगरवधू 1949 एक ऐतिहासिक नाटक है, उपन्यास है। जो वैशाली की नगरवधू एक ऐतिहासिक उपन्यास है। समय इसका लेखन का 1949 है और जिसके लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास सोमनाथ 1954, वयम रक्षामः 1955। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो देखिए, वही क्वेश्चन फिर से है, चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है।
मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा है। मानस का हंस 1972 एक जीवनी परक उपन्यास है जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी सारण 1972, खंजन नयन 81, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। तो खंजन नयन जो है वो किसके जीवन को ध्यान में रख के? सूरदास के जीवन को। शतरंज के मोहरे में अवध की नवाबी का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंजन नयन, आपका बंटी, मृगनयनी, कलिकथा, बायापाई पास। तो यहाँ पे देखिए खंजन नयन अभी हमने देखा, खंजन नयन जो है ये लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा सूरदास के जीवन को केंद्र में रख के। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजत द्वारा लिखित है? तो कौन सा ऐसा है जो राही मासूम रजत द्वारा लिखित है? आधा गांव। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार थे। इनका आधा गांव सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है। तो जो राही मासूम रजा है इनके द्वारा एक आंचलिक उपन्यासकार, इनका आधा गांव सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास टोपी शुक्ला, ओस की बू, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव जो है उसमें देखा जाए तो आधा गांव किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा के तहत आता है आधा गांव। टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है? तो टोपी शुक्ला राही मासूम रजा के द्वारा। आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आधा गांव जो उपन्यास है राही मासूम रजा। आधा गांव के लेखक कौन है? तो आधा गांव जो है ये राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? राही मासूम रजा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे देखिए राही मासूम रजा जो है इनमें से अगर देखें तो राही मासूम रजा को हम आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे जानते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।